नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि मार्केट को एक डायरेक्शन देने की काबिलियत रखता है। अब ये टॉपिक अच्छा है या बुरा है, आप डिसाइड करके मुझे बताओ। मैं जो बातें हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप में से 90% लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ किसी और चीज़ से मतलब होता है। जिनको सीरियसली चीज़ों को समझना है वही आगे बढ़ें। मैं आपसे वादा करता हूँ, कठिन चीज़ है लेकिन आसानी से आपको समझाऊंगा। देखिए, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जिसको बैंक के टर्म्स में सीडी रेशियो बोलते हैं, वो एक ऐसे लेवल पे है, पिछले काफ़ी समय से एक ऐसे लेवल पे है जिसको हम कंफर्टेबल नहीं बोल सकते। अभी वो पिछले साल शायद दिसंबर में पीक किया है, लेकिन अभी भी वो सही लेवल पे नहीं आया है। मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आरबीआई पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से रेपो रेट जो है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं किए है। उसके बावजूद भी सीडी रेशियो इतना हाई है। सीडी रेशियो होता क्या है? आसान भाषा में ऐसे समझो कि बैंक में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रेडिट, एक होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट हम आप सब जब बैंक में कस्टमर बन के जाते हैं, हम उनको जब पैसे देते हैं, एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जब खोलते हैं तो हम कुछ पैसे वहाँ पर जमा करते हैं, जहाँ पर हमारा डिपॉजिट अकाउंट होता है, आरडी हो गया, एफडी हो गया, समझ रहे हो वो पैसा। और दूसरा बैंक जो लोन बांटता है, यानी कि जो बैंक के एसेट हो जाते हैं, यानी कि बैंक अगर आपको हमको लोन देगा उसको ब्याज मिलती है। तो ये जो है क्रेडिट खूब तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है, डिपॉजिट नहीं बढ़ रहा है। यानी कि लोगों की जिस सेविंग्स वाली हैबिट है ना, वो खराब हो चुकी है। ये आरबीआई भी मानता है। आरबीआई बैंकों को वार्निंग दे रहा है कि आप इस पे फोकस करो, लेकिन बैंक क्या करें? मजबूरी उनकी ये है कि भैया मार्केट बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लोग सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, स्टॉक्स में डालना चाहते हैं। वो इवन ट्रेजरी बिल्स को भी नहीं चूज़ कर रहे हैं, वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी अपना पैसा नहीं डालना चाहते, वो गोल्ड में भी अपना पैसा नहीं लगाना चाहते, वो सीधे आ रहे हैं इक्विटी में। वो म्यूचुअल फंड्स के रूट से आ रहे हैं, मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक एंगल हो गया। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ पता है कैसे हो रही है? लोगों को फ़ोन खरीदना है, कौन सा फ़ोन चाहिए? 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, सब खरीद लो भैया। क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख, लोन दे रहे हैं वो लोग 2 लाख। भाई साहब, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई है। लोन ले लो, सामान खरीद लो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड पे, लोन आपको खुले बांट रहे हैं सारे ऐप्स। इसी कारण आरबीआई चिंतित है। और आपको बताऊं, आने वाले समय में भी ये चीज़ सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो ये पीक किया है ना। पीक वाली बात मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन ये बात खतरनाक क्यों है मैं आपको अभी और अच्छे से समझाता हूँ। पहले ऐसे समझो कि 13.5% तक की ग्रोथ संभव है डिपॉजिट्स में, ये कह रही है केयरेज रेटिंग्स। लेकिन मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि जो क्रेडिट होगा ना, वो तेज़ी से ही बढ़ेगा, यानी कि 14.5% से ही बढ़ेगा डिपॉजिट के मुकाबले, यानी कि डिपॉजिट कम आएंगे। और जो खतरनाक बात है ना, जहाँ पर हमारे आपके ज़्यादा पैसे लगे होते हैं, वो होते हैं प्राइवेट बैंक्स। आपको बताऊँ, सीडी रेशियो सबसे खतरनाक कहाँ पर है? प्राइवेट बैंकों में, क्योंकि लोग वहाँ पर सेफ्टी के कंसर्न को देखते हुए पैसा तो नहीं जमा करते, लेकिन लोन लेने पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से लोन दे देते हैं। आप सरकारी बैंक में लोन लेने जाओगे, वहाँ के कर्मचारी पान खा के इधर उधर टहल रहे होंगे। मैं जनरली ऐसा अब नहीं होता है, लेकिन कहने के लिए, मजाक करने के लिए बीच बीच में मैं ये बात ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ आपकी अच्छे से सुनवाई होती नहीं। प्राइवेट बैंक वाले कह देंगे 1% हमको ज़्यादा दो, हम आपको भन्न भन्न लोन कर देंगे, आप पहुँचो। इवन तो अभी तो ऐप्स हैं जो भाई कहती हैं 10 सेकंड के अंदर लोन ले लो, और लिटरली कर रही हैं ऐप्स। आपको वो प्री अप्रूव्ड लोन देती हैं, कुछ भी नहीं देखना है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है या सैलरी अकाउंट है, डायरेक्ट बता देंगे 1 लाख 2 लाख चाहिए तो ऐसे ले लो। इवन 5 लाख तक के लोन्स आपको चुटकी बजा करके दिए जा रहे हैं। मैं ऐप खोला, मैंने सोचा मैं चेक करूं कि सीडी रेशियो इतना हाई क्यों है। मैंने ऐप खोला, मुझे कह रहे हैं लो भैया पैसा ले लो, 10 सेकंड में ले लो। सबको दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं। तो भैया ये तो होना ही था, और बैंक इससे बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सोचोगे कि अगर ये इतना खतरनाक है, बैंक ये लोन बांट क्यों रहे हैं? इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि वो जो लोन बांट रहे हैं ना, वो असेट होता है। लेकिन ओवरऑल अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो भैया ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, और बैंक चाहते हैं रिस्क इसलिए लेना क्योंकि वहाँ से उनकी कमाई हो रही है। लेकिन आरबीआई ये नहीं चाहता है। एग्जैक्टली आरबीआई ये नहीं चाहता है कि बैंक इतने बड़े रिस्क पे हों, इसीलिए वो स्ट्रेस टेस्ट भी समय समय पे करता रहता है। आरबीआई की जिम्मेदारी है भैया, कल को कुछ हो जाए तो बैंक तो डूबेंगे, आरबीआई को सब लाएंगे ना, कटघरे में खड़ा करेंगे। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? तो इसीलिए आरबीआई ने बैंकों को वार्निंग दी है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑनलाइन आप जाकर के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। आपको बताऊँ, 78% पे पहुँच चुका है सीडी रेशियो, यानी कि 100 रुपये बैंक में जमा है,
₹78 बैंक बांट करके बैठे हैं। अभी सोचो बैंकों के पास सिर्फ ₹22 कैश इन हैंड है, समझ रहे हो। और कुछ कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं भाई 90%, 95%, 100%, कुछ कुछ तो 105, 108 शायद। आप जाकर के डेटा चेक करना, मैं किसी बैंक का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी आप चेक करो। क्या आप ऐसे बैंक में इन्वेस्टेड हो जिसका CD रेशियो इतने खतरनाक लेवल पे है। इन केस कोई, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर 2008 जैसी कंडीशन कभी दोबारा हुई तो उस वक्त लोगों को क्या बचाई थी, इस देश को क्या बचाया था? इंडिविजुअल लेवल्स पे सेविंग्स ही बचाई थी, हमारी आपकी सेविंग्स थी जो इंडिया को डूबने से बचा ली, बहुत सारी कंपनियों को बचा ली। और यही चीज़ अभी पॉसिबल होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारे सामने जो डेटा है वो खतरनाक है। अब इसको आप दोनों सेंस में ले सकते हो, भैया बैंक कमाएंगे, वो GDP में और योगदान करेंगे, मार्केट और ऊपर जाएगी। दूसरा एंगल ये भी देख सकते हो, क्योंकि बैंकों की कमाई बम्पर होती है, भयंकर होती है, और SBI, HDFC, ICICI ये सब बहुत पैसे कमाते हैं यार। लेकिन रिस्क को मिटिगेट करना RBI की जिम्मेदारी है। 2 साल से वो रेपो रेट कम नहीं कर रही है। आप सोचो कि इस वक्त हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, ये चीज़ शायद मैं आपको बताना भूल गया, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है FD वगैरह पे। कुछ कुछ बैंक आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप FD कराओ, फिर भी लोग नहीं करा रहे हैं भाई। अब RBI किस मुंह से आए बोले कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, मतलब वो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? इसीलिए वो बेचारी RBI जो है पिछले 2 साल से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर पा रही है। आप सोचो, मतलब ये हो गया ना। मैं अभी आपसे लगातार कैच 22 की बात कर रहा हूँ, अपने टीम मेंबर से, आप लोगों से भी। कैच 22 ऐसी प्रॉब्लम है, हम फंस चुके हैं, हम करें क्या, हमको समझ नहीं आ रहा है। RBI को नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रही है क्या इसकी, मतलब इस चीज़ का कोई सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है क्या? आप बता सकते हो। आप देखो 78% का है, 75% बैंक, यहाँ पर ये डेटा थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अगर इन्वेस्टेड होगे प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन्वेस्टेड होगे, ज़्यादातर लोग नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि अभी तो PSUs का ज़माना चल रहा है, तो खैर प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने पिछले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा था। तो 75% बैंक्स ऐसे हैं जिनका CD रेशियो 75% से अबव है। अब आप सोच के देखो, और वो प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट बैंकों की बात हो रही है, क्योंकि लोगों को उतना भरोसा नहीं होता ना। अब छोटे छोटे बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जहाँ पर चीज़ें और ख़तरनाक हैं। लोग कहते हैं यार ये पता नहीं, हम पैसा जमा तो नहीं करेंगे, अगर ये लोन दे रहा है हम ले लेंगे। सरकारी बैंक 12 दे रहा है, लेकिन वो 3-5 बता रहा है, तो हम 13% पे जाकर के प्राइवेट बैंक से लोन ले लेंगे, क्योंकि क्या ही जाएगा, बैंक डूबेगा तो कौन सा हमसे पैसा मांगने आ जाएगा। मतलब ज़्यादा, जितना हमने लिया उतना ही हमको देना है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही देना है। हाँ, थोड़ा लोग 1% एक्स्ट्रा देने को तैयार हो जाते हैं, बस उनको लोन आसानी से मिल जाए। और कभी कभी होता है ना, मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा ये फील किया करो कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हो तो थोड़ा थम जाया करो, ठहर जाया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 10 सेकंड के लोन के चक्कर में ना बहुत खतरनाक चीज़ें खरीद लेते हैं। अभी फ्लिपकार्ट देखो लोन बांटने लगा। आप सोचो कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी वो जान गई ना कि हम अगर अपने प्लेटफॉर्म पे लोन दे दें और भन्न से दे दें, आप कोई फ़ोन देख रहे हो 50,000 का और आपकी सैलरी ही मान लेते हैं 1 लाख है, आपको नहीं चाहिए वो 50,000 का फ़ोन, नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। आप लाख रुपए कमाते हो, आपको 50,000 का फ़ोन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी समझदारी रखता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ ये बात। लेकिन फिर भी लोग खरीदेंगे, इवन जिनकी 50,000 सैलरी है वो भी खरीदेंगे, और जिनकी 25 है वो ज़रूर खरीदेंगे, भले ही EMI चली जाए, सालों साल की EMI चली जाए, खरीदेंगे ज़रूर। और जो भी आप लोग ऐसा करते हो ना, मैं आपको ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सही जानकारी दे रहा हूँ कि आप उसको एसेट्स में लगा सकते हो। मैं फिर ये भी नहीं समझाना चाहता कि आप ज़िंदगी के सारे सुख चैन से वंचित हो जाओ। नहीं भाई, 50,000 का भी फ़ोन है और 25,000 का फ़ोन है, कुछ खास डिफरेंस नहीं आ जाएगा। फोटोग्राफी का बहुत तगड़ा शौक है, खरीदो DSLR, लाख 2 लाख 3 लाख उसमें खर्च करो, वो चलेगा। उसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जाओ, वो चलेगा। उसमें मैं आपको अलाउ करता हूँ, खुली छूट देता हूँ, क्योंकि वो आपको ग्रो कराएगा पर्सनल लेवल पे। लेकिन आपने एक ऐसा फ़ोन खरीद लिया जिसकी वैल्यू 2 साल बाद आधी भी नहीं बचनी है, तो क्या ही करोगे आप? वहाँ से कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे। तो खैर, इस पे आपके विचार अपने पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पे वापस आते हैं कि CD रेशियो सुधरेगा कैसे। ये अभी कैच 22 है। RBI क्या करता है वो हमको आपको बहुत ही वॉचफुल हो करके समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अभी बाज नहीं आ रहे हैं इस चीज़ से, वो लोन बांटते जा रहे हैं। और हमको आपको एज एन इन्वेस्टर 2 बातें सोचनी है अभी हमारे सामने। कल मैंने पेंशन वाली बात बताई, देखो पेंशन देना, 23 लाख लोगों को खुश कर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के सामने कैपेक्स का जो रिस्क आया है कि सरकार अभी जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करती, समझ रहे हो ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको शायद पहले समझाया है,
सरकार का ऐसा खर्चा जो बाद में उसको रेवेन्यू ला करके दे, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि सरकार ने कोई मान लेते हैं कि एयरपोर्ट खोल दिया, राइट, एयरपोर्ट खोल दिया, 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 2-4 एयरपोर्ट खोल दिए। अब वहाँ से सरकार को धीरे धीरे रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन सरकार ने किसी को पेंशन दे दी, सैलरी दे दी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि वहाँ से सरकार को मिलना मिलाना कुछ नहीं है, वो सरकार की जेब से गया तो गया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ नेगेटिव तो है, लेकिन जिनके लिए पॉजिटिव है उनको शुभकामनाएं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको शुभकामनाएं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, देखो इस पर ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन हो नहीं रहा है, क्योंकि ये थोड़ा होता है ना, मूड माहौल ख़राब कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी नज़र में ये चीज़ रहे, आप इस पर रिसर्च जरूर करो जब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में, इवन सरकारी बैंक में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। CD रेशियो कैसा है, आप देखो कि जनरली अभी तो वो लिक्विडिटी मेंटेन करके ही रखते हैं, और स्ट्रेस टेस्ट में भी RBI ने बताया था कुछ खास दिक्कत है नहीं, खासकर जो बड़े बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, वो सब अपनी जगह सुरक्षित गेम खेल रहे हैं। लेकिन ये वाला जो गेम है, ये इन केस ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मैं आपका ध्यान इधर लाना चाहता था। और ये मेरे एंगल से वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क है इन दी फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि ये चीज़ हमको 2008 में एकदम उल्टी थी हमारे सामने और वही बचाई थी। और अभी जो सिनारियो है ना, अगर वही सिनारियो 2008 जैसी कोई क्राइसिस हमारे सामने आ जाए ना, तो हमारे सामने बहुत ही पीक लेवल के क्रेडिट्स हैं बैंकों के पास, ठीक है, हम लोग लोन ले लेके बैठे हुए हैं, हम अगर हमारी इनकम पे कोई डेंट आ जाए ना, हम पे नहीं कर पाएंगे। और जनरली बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन है। तो इसीलिए ये थोड़ा मुद्दा गर्म है, गर्म होना भी चाहिए। इस पर भी उतना डिस्कशन हो नहीं रहा है, और मार्केट हो सकता है इसको डिस्काउंट भी नहीं करना चाहती। मार्केट होता है ना, कभी कभी यूफोरिया ऐसे ही बना रहता है, और मार्केट यूफोरिया बनाना चाहती है, क्योंकि पैसे हैं भैया, लोगों की जेब में पैसे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे आ रहे हैं, NPS से पैसे आ रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि ऊपर ही जाती है, कुछ भी हो जाए, गिर के फिर ऊपर जाएगी, गिर के फिर ऊपर जाएगी, लोग पैसे डाल रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रही है। खूब सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, वो FII DIIs को मॉक कर रहे हैं कि भैया तुम क्या ही पैसे निकालते हो, हम डाले जा रहे हैं। लेकिन इन सब का एक दुष्परिणाम भी हो सकता है, बस इतना आपको समझना है। मैं आपको आई होप जो समझाना चाहता था वो आप समझ गए होगे। अगर समझ में आई बात तो बताना ज़रूर। बाकी ऐसी वीडियोज़ मैं और भी बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकूं फाइनेंशियल सेक्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो पता चलेगा ना कि अंदर और क्या क्या बातें होती हैं, जिससे आप अवेयर रह सको। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।